नमस्कार साथियों, एमवी हिंडशिप के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछला लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि रेस्ट सारा क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका बैकबोन है, इसको आप काफ़ी अच्छा से समझ लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर ऑफ एमवी हिंडशिप फ्लोटिंग एट द हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट ऑफ 7.66 मीटर। आपको एमवी हिंडशिप का हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर बताना है जब एमवी हिंडशिप 7.66 मीटर हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट पर फ्लोट कर रहा हो। और हम आपको पिछला लेक्चर में बताए थे, जब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ नहीं है कि एमवी हिंडशिप किस वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो आपको मानना है कि शिप साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन सीधे लिख दिया, लेकिन यह मेंशन नहीं किया कि किस वाटर में फ्लोट कर रहा है। तो इस परिस्थिति में आपको लेना है यह शिप साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है। अतः अब आपका यह क्वेश्चन हो गया फाइंड द हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर ऑफ एमवी हिंडशिप फ्लोटिंग इन साल्ट वाटर एट द हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट ऑफ 7.66 मीटर। जब एमवी हिंडशिप साल्ट वाटर में हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 7.66 मीटर पर फ्लोट कर रहा हो, तो आपको हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर बताना है एमवी हिंडशिप का। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक सूचना दे देते हैं, यूट्यूब पर एमवी हिंडशिप का यह लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एमवी हिंडशिप का सारा लेक्चर कुंदन पटना एप्लीकेशन पर आएगा। अतः जो भी एमवी हिंडशिप पढ़ना चाहते हैं वह कुंदन पटना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा लेक्चर वहीं पर आएगा। और इसके बारे में मैं पिछला कई लेक्चर से आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग फिर हाय तौबा नहीं कीजिएगा। चलिए अब हम टॉपिक पर लौटते हैं। हम आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बता देते हैं, और यह कॉन्सेप्ट है आपका हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर कैलकुलेट करने के लिए। नॉर्मली हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर निकालने का 2 सिचुएशन रहेगा। कितना सिचुएशन? 2 सिचुएशन। और वह दोनों सिचुएशन कौन कौन सा होगा? एक सिचुएशन होगा जब वेसल फ्लोट कर रहा हो साल्ट वाटर में, जैसे अभी एमवी हिंडशिप साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है। और दूसरा सिचुएशन होगा आपका जब वेसल फ्लोट कर रहा हो अदर देन साल्ट वाटर में, अर्थात यह फ्लोट कर रहा होगा डॉक वाटर में या फ्रेश वाटर में। अब दोनों ही सिचुएशन में हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर निकालने का अलग अलग तरीका है। और यह दोनों जो सिचुएशन है, इस दोनों सिचुएशन का 2 सब सिचुएशन भी है। कौन कौन सा? देखिए, जब वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट करता रहेगा और आपको वेसल का डिस्प्लेसमेंट दे देगा, और जब वेसल का डिस्प्लेसमेंट दे देगा तो आपको कहेगा कि आप हमको हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर निकाल के दीजिए। जैसे पिछला लेक्चर में हम आपको बताए थे, जो एमवी हिंडशिप का क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ पर क्या था? एमवी हिंडशिप का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था और यह वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा था, तो आपको हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर बताना था। और साल्ट वाटर का दूसरा सिचुएशन रहेगा, वेसल तो साल्ट वाटर में फ्लोट करता रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर वेसल का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट देगा, और वेसल का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट देके आपको कहेगा कि आप हमको हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर निकाल के दे दीजिए। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट दिया हुआ है। अब आपको एमवी हिंडशिप का हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर पूछा है। अब इस दोनों सिचुएशन में, अर्थात जब वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट करता रहेगा, उस समय जो ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट रहता है शिप का, उसके हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर वाला टेबल में हम डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। अर्थात इस टेबल को डायरेक्ट इंटर करके हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल इंटरपोलेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या किए थे?
वेसल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था और उसी डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम इस टेबल में इंटर कर गए थे और यहाँ से डायरेक्ट इंटरपोलेशन किए थे और बाकी सारा डाटा हम इंटरपोलेट करके निकाल लिए थे। अब दूसरा क्वेश्चन में भी वेसल साल्ट वाटर में ही फ्लोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट दिया हुआ है, तो इस परिस्थिति में भी हम डायरेक्ट टेबल को यूज कर सकते हैं। जो भी हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट दिया हुआ है उसको हम देख लेंगे कहाँ पर आएगा, और जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आके हम डायरेक्ट इस टेबल से इंटरपोलेशन कर लेंगे। लेकिन जब यह वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा हो तब। लेकिन जैसे ही वेसल अदर देन साल्ट वाटर रहेगा तो उस परिस्थिति में खेला चेंज हो जाएगा, अर्थात अब दूसरे नियम के तहत हम लोग खेलेंगे। अब वह नियम कौन सा होगा, जब क्वेश्चन बताएंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। जब अदर देन साल्ट वाटर रहेगा तो यहाँ भी दो सिचुएशन रहेगा। एक सिचुएशन में आपको वेसल का डिस्प्लेसमेंट दे देगा और कहेगा कि आप हमको हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर बताइए। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर ऑफ एमवी हिंडशिप फ्लोटिंग इन डॉक वाटर ऑफ डेंसिटी कुछ भी 1.010 एट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कुछ भी दे देगा 10,015 टन। तो अब आपको एमवी हिंडशिप का हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर बताना है जब उसका डिस्प्लेसमेंट 10015 अर्थात 10,015 टन हो और जब वह फ्लोट कर रहा हो वाटर जिसका डेंसिटी 1.010 हो। तो इस परिस्थिति में आप ये जो ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट में टेबल दिया हुआ है इसमें डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकते हैं। जब अदर देन साल्ट वाटर रहेगा तो आपको इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो आप अच्छा से समझ जाइएगा। और इसका दूसरा सिचुएशन क्या रहेगा, वेसल का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट दे देगा और कहेगा कि आप हमको हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर बता दीजिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वेसल का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट दिया हुआ है, हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर पूछा है, लेकिन यहाँ पर वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है, वहाँ पर लिख देगा वेसल फ्लोटिंग इन डॉक वाटर ऑफ डेंसिटी जो भी दे दे, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मेनली हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर निकालने का क्वेश्चन 4 सिचुएशन में रह सकता है, और वह चारों सिचुएशन क्या क्या हो सकता है। जब वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा हो और आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया हो, यह रह सकता है वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा हो और आपको हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट दे दे, या क्वेश्चन कह दे कोई भी वाटर में फ्लोट कर रहा है जो साल्ट वाटर नहीं है और उसका डिस्प्लेसमेंट दे दे, तब आपको हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर पूछेगा, और अदर देन साल्ट वाटर में आपको हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट दे देगा और आपसे हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर पूछेगा। और अदर देन साल्ट वाटर थोड़ा सा समझना टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत थोड़ा सा। और यदि वेसल डायरेक्ट साल्ट वाटर में है तब तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, टेबल में जाना है, डायरेक्ट इंटरपोलेट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर भी इंटरपोलेशन ही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रहेगा। तो यह 4 तरह का क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है ये आप समझ गए होंगे। और अब आइए ये जो टेबल दिया हुआ है इस टेबल के संदर्भ में, अर्थात इस टेबल को रिफरेंस लेके इस चारों तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देते हैं। अभी तो हम आपको बताए थे यदि वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट करेगा तो ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट का जो टेबल है हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर का, उसको आप डायरेक्ट इंटर कर जाइएगा और डायरेक्ट इंटरपोलेशन कर लीजिएगा। और यदि अदर देन साल्ट वाटर है और यदि आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो इस टेबल में डायरेक्ट आप इंटर ही नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अदर देन साल्ट वाटर में यदि आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो इस टेबल में आप इंटर ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास अदर देन साल्ट वाटर ही है और यदि आपके पास हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है तो इस टेबल में डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं। और डायरेक्ट इंटर करने का मतलब जैसे नॉर्मल साल्ट वाटर की तरह हम लोग इंटरपोलेशन करते हैं वैसे ही इंटरपोलेशन कर लेंगे,
लेकिन इंटरपोलेट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमको चेंज करना पड़ेगा जो भी डेंसिटी ऑफ वाटर रहेगा उसके रेफरेंस में। लेकिन अदर देन साल्ट वाटर में यदि आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो आप इंटर ही नहीं कर सकते हैं, इंटर करने के पहले आपको कुछ चेंज करना होगा। तो ये अंतर है। अदर देन साल्ट वाटर में यदि आपके पास हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट है तो आप पहले इंटर कर जाइए, उसके बाद डाटा चेंज होगा। और यदि आपके पास अदर देन साल्ट वाटर में डिस्प्लेसमेंट है तो पहले आपको चेंज करना होगा डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आप इंटर कीजिएगा, यह ध्यान रखना है। अतः हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो ट्रिम एंड स्टेबिलिटी वाला बुकलेट है यह 3 परिस्थिति में डायरेक्ट इंटर करके हम यूज कर सकते हैं। जब वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट करता रहे और साल्ट वाटर के दोनों सिचुएशन के लिए, आइदर डिस्प्लेसमेंट दे या हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट दे, इस दोनों ही सिचुएशन में डायरेक्ट टेबल में इंटर करेंगे, इंटरपोलेट करके जो वैल्यू आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। और यदि वेसल अदर देन साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा हो तो यदि आपके पास हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं, लेकिन इंटरपोलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वह आंसर नहीं होगा। उस वैल्यू को जो भी वाटर में वेसल फ्लोट करता रहेगा उसके रिस्पेक्ट में चेंज करना होगा, जो हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे जब क्वेश्चन नंबर 3, 4 आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट के हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर वाला टेबल में केवल 3 ही सिचुएशन में डायरेक्ट इंटर किया जा सकता है, 2 इधर वाला और एक हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट जब अदर देन साल्ट वाटर हो तब। यदि डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तब तो आप पहले इंटर करने का सोचिए ही नहीं, पहले डिस्प्लेसमेंट को ही चेंज करना होगा, तभी आप टेबल में इंटर कर पाइएगा। तो इतना देर भाषण देने का यही मकसद था, ताकि आप एक साथ समझ जाएं ये हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर कैलकुलेट करने का कौन कौन सा सिचुएशन आएगा और उसमें क्या अंतर रहेगा और उसको किस प्रकार हम टैकल करेंगे या कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस रहेगा। तो अब चारों सिचुएशन को आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पर लौटते हैं, और जिनको भी नोट बनाना होगा आप नोट बना लीजिएगा, और ये नोट आपको रिवीजन में काम आएगा, और इससे आप अच्छा से समझ जाइएगा कि ये चारों सिचुएशन किस प्रकार हैंडल होगा। तो हम इस पेज को क्लियर कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था? फाइंड द हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर ऑफ MV हिंडशिप फ्लोटिंग एट द हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट ऑफ 7.66 मीटर। और अभी हम आपको समझा दिए थे, नहीं कुछ दिया है तो यह साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है, और जब वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा हो तो ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट के हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर में डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं, चाहे आपको डिस्प्लेसमेंट दे या हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट दे। तो अभी हम डायरेक्ट इंटर करके जो भी इंटरपोलेशन करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट के लिए डाटा निकालना है? 7.66, और 7.66 कहाँ पर आएगा? ये आपका आएगा 7.6 एंड 7.8 के बीच में। अब इसी दोनों के बीच में जो भी वैल्यू है वह सबको इंटरपोलेट करेंगे। आपको निकालना है 7.66 के लिए। थोड़ा सा हम स्लाइड को नीचे कर लेते हैं ताकि आपको हेडिंग भी दिखता रहे। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब वेसल का हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 7.6 है तो डिस्प्लेसमेंट है 15693, और जब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 7.8 है तो डिस्प्लेसमेंट है 16161। वही चीज़ इधर लिख लेते हैं। जब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 7.6 है तो आपका डिस्प्लेसमेंट था 15693, और जब 7.8 है तो यह है 16161। अब डिफरेंस निकाल लीजिए। ड्राफ्ट का डिफरेंस कितना है? 0.2 मीटर का। तो इधर डिस्प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस है आप लेस कर लीजिए। आप लोग भी कैलसी से चेक करता जाइएगा। डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस आ रहा है 468 टन।
अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 0.2 से चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 468 टन से चेंज हो जा रहा है। तो यदि हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 1 मीटर से चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना से चेंज हो जाएगा, 468 डिवाइडेड बाई 0.2। आपको वैल्यू चाहिए 7.66 मीटर के लिए, आपको मालूम है 7.6 के लिए। तो जब 7.6 के लिए मालूम है तो 7.66 से कितना डिफरेंस रख रहा है, 0.06 का। तो जब हम 0.06 हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट डिफरेंस के लिए इधर हम वेट को कैलकुलेट कर लेंगे, वेट मतलब डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, वही हम 7.6 में अप्लाई कर देंगे तो हमको 7.66 का आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ से आ गया एक डिफरेंस के लिए इतना, तो 0.06 मीटर का डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा, 468 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.06। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 140.4 टन। अब देखिए 7.6 के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम है कितना, 15693। आपको चाहिए 7.66 के लिए, और 7.66 से कितना ज़्यादा है, 0.06, और 0.06 के लिए कितना से वैल्यू चेंज होगा, 140.4 टन से। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे ड्राफ्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। तो 7.6 ड्राफ्ट पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें ऐड हो जाएगा 140.4 टन। इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 15833.4। तो यही आपका आंसर हो गया। अतः जब MV हिंडशिप साल्ट वाटर में 7.66 मीटर पर फ्लोट करता रहेगा उस समय MV हिंडशिप का डिस्प्लेसमेंट 15833.4 टन होगा। अब उसी प्रकार बाकी सारा डाटा को भी हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। एकदम सिंपल सा इंटरपोलेशन करना है, लेकिन सिंपल इंटरपोलेशन तभी अप्लाई होगा जब वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट करता हो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा जो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बताएंगे। अब आप आ जाइए टेबल पर, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लिए, अब आप TPC निकाल लीजिए। 7.6 के लिए TPC कितना है, 23.29, और 7.8 के लिए 23.41। तो इधर हम लिख दे रहे हैं 23.29 और 23.41। इधर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 29 31 30 10 40 और 1 41, मतलब 0.12। इधर आप देख रहे हैं जब ड्राफ्ट का डिफरेंस 0.2 हो तो TPC में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.12 से। तो 1 का डिफरेंस रहेगा तो TPC कितना चेंज हो जाएगा, 0.12 डिवाइडेड बाई 0.2। आपको निकालना है 7.66 के लिए। 7.66 एंड 7.6 में डिफरेंस कितना है, 0.06। तो हम यहाँ पर 0.06 यदि चेंज होगा हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट, उसके लिए TPC कितना से चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम 0.06 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। 0.12 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.06, ये आपका आएगा 0.036। अतः यदि हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 0.06 से चेंज होगा तो TPC 0.036 से चेंज हो जाएगा। अब यह बढ़ेगा कि घटेगा कैसे मालूम चलेगा, TPC के वैल्यू से। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे ड्राफ्ट बढ़ रहा है आपका TPC भी बढ़ रहा है। अतः 7.6 में ये जो 0.036 है यह ऐड हो जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 23 डेसिमल और इधर 6 के 6 और ये हो जाएगा 9 3 12 2 और 2 1 3। तो ये आपका हो जाएगा 23.326 और TPC का यूनिट टन। आप आंसर मिलाता जाइएगा। और जैसे अभी हम 7.66 के लिए 7.6 रिफरेंस लेके कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंस, उसी प्रकार आप 7.8 को रिफरेंस लेके इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है
उस डिफरेंस के लिए आप इंटरपोलेशन वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कॉन्सेप्ट भी हम आपको पिछला लेक्चर में बताए हैं। और जो भी यहाँ पर डिफरेंस आएगा उसको अप्लाई कर देंगे और उसी में अप्लाई करेंगे जहाँ से आप ये वाला डिफरेंस लेके कैलकुलेट किए हैं। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब नेक्स्ट डाटा निकालते हैं। सॉरी, इधर का भी डिलीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम उसको भी लिख लेंगे, पूरा हम क्लियर कर देते हैं। एक था 7.6, दूसरा ड्राफ्ट था 7.8, दोनों के बीच का डिफरेंस 0.2 आपको निकालना है 7.66 के लिए। हम 7.6 को रेफरेंस लेके कैलकुलेट कर रहे थे, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 0.6 था। हम टीपीसी निकाल लिए थे, अब एमसीटीसी निकालना है। 7.6 के लिए एमसीटीसी कितना है 191.8 और 7.8 के लिए 194.6। तो ये है 191.8 और 194.6। तो 10 6 16, 16 में से 8 गया 8 और इधर बचा 193 में से 191 गया तो इधर हो जाएगा 2.8। आप लोग कैलसी से चेक करता जाइएगा, देखा हिस्की मत कीजिएगा। आपके पास जब सुविधा है साइंटिफिक कैलकुलेटर का तो आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कीजिए। हम यहाँ आपको समझा रहे हैं, यदि न्यूमेरिकल मिस्टेक भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं। लेकिन यदि एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू में भी चेंज होगा और कॉन्सेप्ट सही रहेगा फिर भी आपको 5 नंबर उड़ा देगा, तो बिना मतलब के 5 नंबर जाएगा। अब देखिए, जब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 0.2 से चेंज हो रहा है तो एमसीटीसी 2.8 से चेंज हो रहा है। तो एक के लिए कितना चेंज होगा 2.8 डिवाइडेड बाई 0.2 और आपको निकालना है 0.06 यदि चेंज हो तब। तो यदि 0.06 से चेंज होगा तो यह चेंज हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.06। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 0.84। अतः यदि हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 0.06 से चेंज होगा तो एमसीटीसी 0.84 से चेंज हो जाएगा। अब यह बढ़ेगा कि घटेगा आप देख रहे हैं, जैसे जैसे ड्राफ्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे एमसीटीसी भी बढ़ रहा है। तो इसमें आप ऐड कर दीजिए 0.84। 0.84 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 और 8 8 16 6 डेसिमल 192। आपका एमसीटीसी आ जाएगा 192.64, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। नेक्स्ट आपको निकालना है एलसीबी। 7.6 हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट के लिए एलसीबी 72.690 और 7.8 के लिए 72.641। तो ध्यान रखिएगा 690641। तो 72.690 और 72.641। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, अब कैलसी का इस्तेमाल कर लीजिए। डिफरेंस आ जाएगा 0.049। जब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में डिफरेंस 0.2 है तो एलसीबी के पोजीशन में 0.049 का डिफरेंस रहेगा। यदि हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट चेंज हो 1 से तो इधर हो जाएगा 0.049 डिवाइडेड बाई 0.2। यदि हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में डिफरेंस 0.06 से होगा तो इधर क्या हो जाएगा 0.049 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.06। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आएगा 0.0147। इसको राउंड अप कर देते हैं डेसिमल के 3 प्लेस तक, तो ये हो जाएगा 0.015। अतः जब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट चेंज होगा 0.06 से तो एलसीबी का पोजीशन 0.015 से चेंज हो जाएगा। अब यह घटेगा कि बढ़ेगा इसके वैल्यू से पता चलेगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ड्राफ्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे एलसीबी का वैल्यू घट रहा है, मतलब यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। और कितना माइनस होगा 0.015। अब आप इसको लेस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 72 पॉइंट और इधर 10 में से 5 गया तो 5 और इधर हो जाएगा 8 में से 1 गया 7 और ये 6 के 6, तो 72.675 आपका आंसर हो गया। और एलसीबी का यूनिट मीटर, यह एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर। अब एलसीबी के बाद एलसीएफ निकालिए। 7.6 के लिए एलसीएफ कितना है 70.979 और 7.8 के लिए
70.780। और एग्ज़ाम के समय आप लोग स्केल यूज कीजिएगा ताकि एकदम एग्जैक्ट सीधा सीधी वही वैल्यू लीजिएगा, नहीं तो विजुअल कभी कभी लेने में क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो फिर सारा किया कराए गोबर, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 7.6 के लिए कितना है, 70.979। तो ये हो जाएगा, इधर हम निकाल रहे हैं LCF के लिए कितना था, 979,780, 979 और ये है 780। LCF में डिफरेंस कितना आ गया, इधर आप घटा लीजिए, ये 9 के 9 और 10 7 17, 17 में से 8 गया 9, 8 में से 7 गया 1, ये आपका हो गया 0.199। जब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में डिफरेंस 0.2 का है तो LCF चेंज हो रहा है 0.199 से। 1 से यदि चेंज होगा तो क्या होगा, 0.199 डिवाइडेड बाई 0.2। और यदि हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट का डिफरेंस 0.06 रहेगा तो इधर LCF कितना से चेंज होगा, 0.199 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.06। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आएगा 0.0597। अब आप डेसिमल के 3 प्लेस तक राउंड अप कीजिए, तो ये 9 के हो जाएगा 10, मतलब 59 से हो जाएगा यह 60, मतलब ये आपका हो जाएगा 0.060। आप लोग राउंड अप करना सीखे होंगे और यह सब 9वां 10वां में पढ़ना है मैथ में। तो आपको यहाँ पर मिल गया, यदि हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में डिफरेंस 0.06 का होगा तो LCF भी चेंज होगा 0.06 से। आप देख रहे हैं 7.6 के लिए है 70.979 और आप देख रहे हैं जैसे जैसे ड्राफ्ट बढ़ रहा है वैल्यू घट रहा है, तो 70.979 में आपको घटाना होगा 0.06। इसको आप लेस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 70 के 70 और ये 9 और 7 में से 6 गया 1, इधर 9। आपका आंसर आएगा 70.919 और LCF का यूनिट मीटर, तो यही आपका आंसर हो गया। अब इधर का हम डिलीट कर लेते हैं। अब LCF के बाद क्या निकालना पड़ेगा, VCB। VCB मतलब KB। देखिए KB यहाँ पर इंटरपोलेट होगा 7.6 के लिए 4.040 और 4.144, 4.040 और 4.144, ये है KB। डिफरेंस आप निकाल लीजिए, डिफरेंस आएगा 0.104। आप लोग कैलसी से निकाल लीजिए। जब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में डिफरेंस 0.2 से तो केबी में डिफरेंस रहेगा 0.104 से। इधर x है तो इधर हो जाएगा 0.104 डिवाइडेड बाई 0.2 और हमको चाहिए 0.06 डिफरेंस के लिए, तो 0.06 डिफरेंस के लिए कितना होगा, 0.104 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.06। और कोई लोग पूछते हैं कि सर ये डिफरेंस के लिए क्यों कैलकुलेट करते हैं। हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि आपको मालूम है 7.6 के लिए, अब 7.6 के लिए वैल्यू आपको मालूम है और आपको पता करना है 7.66 के लिए, तो 7.6 और 7.66 में कितना डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो उतना ही ना चेंज होगा 7.6 के वैल्यू में। और यह बढ़ेगा कि घटेगा यह पता चलेगा इसके इमीडिएट वाला जो वैल्यू है उससे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे ड्राफ्ट बढ़ रहा है वैसे वैसे केबी का वैल्यू बढ़ रहा है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर मिलेगा उसको हम 7.6 में ऐड कर देंगे, क्योंकि 7.6 को ही रिफरेंस लेके ये वाला हम डिफरेंस निकाले हैं और इसी डिफरेंस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी प्रकार यदि आप 7.8 को रिफरेंस लीजिएगा तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए और इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के लिए आप इधर कैलकुलेट कीजिए और जो वैल्यू आएगा वह इसमें अप्लाई कीजिए, एकदम सिंपल सा। आप लोग ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाइएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 0.0312 अर्थात 0.031 डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे ड्राफ्ट इंक्रीज वैसे वैसे केबी इंक्रीज, तो इसमें आप 0.031 ऐड कर दीजिए। जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 4 3 7 और 0 के 0 और इधर हो जाएगा 4,
आंसर आपका आएगा 4.071, यही आपका आंसर हो गया। केबी का यूनिट मीटर। और ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टीपीसी और एमसीटीसी को छोड़ के बाकी सारा का यूनिट मीटर। केबी मिल गया। अब आइए केएम, और यह केएम है ट्रांसवर्स वाला। 7.6 के लिए केएम 8.238 और इधर है 8.240, तो वही हम कर ले रहे हैं। 7.6 के लिए 8.238 और इधर है 8.240। इधर का डिफरेंस कितना आ रहा है आप लोग देख रहे हैं, ओनली 0.002, और ड्राफ्ट का डिफरेंस कितना है 0.2। इसको भी आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, उसको अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, इधर थोड़ा सा क्लियर कर ले रहे हैं। और यह चीज़ हम आपको पिछला लेक्चर में भी बताए थे। यदि डिफरेंस का वैल्यू काफ़ी कम रहे तो आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 7.6 के लिए वैल्यू है इतना, 7.8 के लिए वैल्यू है इतना, इधर है डिफरेंस 0.2 का। आपको निकालना है 7.66 का। अब आप देख रहे हैं 7.66 इसके तो बीच ही में है, और इधर देख रहे हैं कि मात्र चेंज हो रहा है 0.002 से। इधर वैल्यू है 38 तो इधर है वैल्यू 40, तो इसके बीच में क्या आएगा 39, मतलब 8.239। तो 7.66 के लिए आपको आंसर मिलेगा 8.239। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब देखिए हम कैलकुलेट करके भी बता दे रहे हैं। जब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में डिफरेंस 0.2 का है तो KMT के वैल्यू में चेंज हो जाएगा 0.002 से। तो एक के लिए कितना चेंज होगा 0.002 डिवाइडेड बाई 0.2। आपको निकालना है 7.66 के लिए। आपको मालूम है 7.6 के लिए वैल्यू, दोनों में डिफरेंस 0.06। तो यदि हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट 0.06 से चेंज होगा तो इधर KMT कितना से चेंज हो जाएगा, हम 0.06 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वैल्यू आएगा ये 6 × 10⁻⁻⁴। इसका मतलब होगा 0.0006। 6 के नीचे 4 गो 0 है, तो यही ना होगा। और इसको राउंड ऑफ करके डेसिमल के 1 प्लेस तक, तो राउंड ऑफ कीजिएगा तो यह हो जाएगा डेसिमल के 3 प्लेस तक 0.001। ये यहाँ पर 1 कर देगा चूँकि यह 6 है। अतः 0.06 यदि हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट चेंज होगा तो KMT का वैल्यू चेंज हो जाएगा 0.001 से। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है KMT का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो 7.6 में हम ऐड कर देंगे, ये है 8.238, यहाँ पर ऐड हो जाएगा 0.001, तो वैल्यू कितना आएगा 8.239। और मेंटली कैलकुलेट करके भी हम आपको बताए थे, यह वैल्यू आएगा 8.239। तो 8.239 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब आपको निकालना है सिर्फ KML। KML कितना है 178.9 और इधर 176.6। 178.9 और इधर है 176.6। यह है 7.6 के लिए और इधर था 7.8 के लिए। इधर डिफरेंस 0.2 हमको निकालना था 7.66 के लिए, डिफरेंस 0.06 और इधर डिफरेंस आ जाएगा 3 और 2। अब देखिए हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट का जब डिफरेंस 0.2 है तो इधर KML में डिफरेंस है 2.3 का। तो एक के लिए 2.3 डिवाइडेड बाई 0.2, हमको वैल्यू चाहिए 0.06 के लिए। तो 2.3 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.06, तो ये हो जाएगा 0.69। अब आपको मालूम चल गया यदि हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट चेंज होगा 0.06 से तो KML चेंज हो जाएगा 0.069 से। 7.6 के लिए 178.9, तो इसमें अप्लाई होगा 0.69। अब यह प्लस होगा कि माइनस क्यों, जैसे जैसे ड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो 7.6 के लिए माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए। तो 0.9 माइनस 0.69, ये हो जाएगा 178.21 और यूनिट मीटर। तो 178.21 मीटर यही आपका आंसर हो गया।
और जो लोग 7.8 को रेफरेंस लेना चाहते हैं वो 7.8 को भी रेफरेंस लेके बना सकते हैं। उसके लिए भी अभी हम आपको एक बार बता देते हैं। 7.8 और 7.66 में डिफरेंस कितना है, घटा लीजिए। 7.8 माइनस 7.66, ये है 0.14 का। आप देख रहे हैं जब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट चेंज हो रहा है 0.2 से, तब KML चेंज हो रहा है 2.3 से। तो एक के लिए कितना चेंज हो जा रहा है, एक के लिए चेंज हो रहा है आपका 2.3 डिवाइडेड बाई 0.2। तो जब हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में डिफरेंस 0.14 का होगा तो KML कितना से चेंज होगा, अर्थात KML में कितना डिफरेंस रहेगा, उसके लिए हम 2.3 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.14 करेंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आपका वैल्यू आएगा 1.61। अब आपको मालूम चल गया यदि हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट में चेंज 0.14 से होगा तो KML चेंज हो जाएगा 1.61 से। आप रेफरेंस लिए हैं 7.8 को, 7.8 ड्राफ्ट के लिए KML है 176.6 और आपको चाहिए 7.66 के लिए। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ड्राफ्ट घट रहा है वैसे वैसे KML का वैल्यू बढ़ रहा है, और KML का वैल्यू कितना से बढ़ जाएगा, 1.61 से, चूँकि इस दोनों का डिफरेंस है 0.14। तो 0.14 ड्राफ्ट के डिफरेंस के लिए KML का वैल्यू 1.61 से चेंज करेगा और यह प्लस होगा, क्योंकि जैसे जैसे ड्राफ्ट घट रहा है वैसे वैसे KML का वैल्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिएगा तो ये 1 के 1, 6 6 12 2 और इधर हो जाएगा 6 1 7 और 7 1 8, तो 178.21। तो आप देख लीजिए दोनों परिस्थिति में आंसर सेम ही आएगा। आप जैसे मर्जी जैसे आप रेफरेंस लेके कैलकुलेट कर लीजिए, आपको वैल्यू सेम आना चाहिए, नहीं तो आपका कैलकुलेशन में गलती है। तो अब हम उम्मीद करते हैं यदि वेसल का ट्रिम एंड स्टेबिलिटी बुकलेट दिया हुआ है और यदि वेसल साल्ट वाटर में फ्लोट कर रहा है तो चाहे आपको डिस्प्लेसमेंट दे या चाहे आपको हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट दे, दोनों ही परिस्थिति में आप आसानी से हाइड्रोस्टेटिक पार्टिकुलर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी अच्छा से आपको क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 को समझा दिए हैं। क्वेश्चन 1 एंड 2 यही सिचुएशन है। अब हम क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसके बाद सारा हिंडशिप का लेक्चर एप्लीकेशन पर आएगा, तो आप लोग एप्लीकेशन पर चले जाइएगा, अन्यथा आप लोग अपना पछताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।